हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। जैसे कि अब तक हम फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे इंट्रोडक्शन फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, उससे रिलेटेड हम ऑलमोस्ट जो उसके पार्ट थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से उसको विजिट करके देख सकते हो। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज वो नया ही कंसेप्ट है। उसके लिए आपने अगर पीछे वाली वीडियोस नहीं भी देखी तो उसका कोई इफ़ेक्ट यहाँ पे नहीं होगा आपकी नॉलेज के ऊपर। फिर भी आपको देखनी ज़रूरी है क्योंकि वो भी आपकी के सिलेबस में इंक्लूड है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो जो फर्स्ट चीज़ है हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट है वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ जो मैग्नीट्यूड है वो है हमारा कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास कोई भी वैल्यू है उसको ऑर्डर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डर की फॉर्म में मीन्स 10 की पावर की फॉर्म में। तो 10 की पावर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम, जैसे मान लो हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि हमें 1 दे दिया। ठीक है, तो 1 को हम 10 की पावर में कैसे लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू 10⁻�0। 10 की पावर अगर 0 है तो वो 1 के इक्वल है। किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो 1 के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से अब 1 को कैसे लिख सकते हैं हम, 10 की पावर 0। तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर आया है इसका 1 का, वो क्या आया है, 0। ठीक है, और सेकंड और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको, जैसे अगर हमारे पास है एक वैल्यू 4.5। ठीक है, तो उसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4.5 इंटू 10⁻1 है। तो यहाँ पे जो इसका ऑर्डर होगा ये कितनी, इसकी जो 10 की पावर है वो कितनी है, यहाँ पे 10 की पावर 1 है, तो इसका ऑर्डर होगा 1। लेकिन यहाँ पे अगर ये जो वैल्यू है आगे वाली जो मल्टीप्लाई में है 4.5, अगर ये वैल्यू हमारी 5 से बड़ी होती, मीन्स 5.9 होती, 6 होती, 7, 8, 9, ठीक है, तो हमारा जो ये पावर है ये बढ़ जाती। कैसे, अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास इसकी जगह 5.96 है और इनटू में 10⁻1, तो जो ये वाली जो चीज़ है 5.96, तो इसको अगर ये हमारी 5 से 1 पॉइंट भी बड़ी है तो हम इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं 10 की पावर 1 को, और एक 10 की पावर 1 ये है हमारे पास, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो 10 की पावर 2 आएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि अगर हमारी ये जो आगे वाली मल्टीपल वाली वैल्यू है अगर ये हमारी 5 से बड़ी है तो यहाँ पे भी हमारा एक ऑर्डर काउंट हो जाता है। अब जितने ऑर्डर इसके मल्टीप्लाई में होंगे उसके साथ एक और ऐड कर देंगे। जैसे अगर यहाँ पे 2 होता तो 3 हो जाता, अगर 4 होता तो 5 हो जाता। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है ये हमें एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं देता। मीन्स ये हमें क्या एब्सोल्यूट वैल्यू तो प्रोवाइड नहीं करवाता, लेकिन इसका यूज़ क्या है, अगर हम कोई वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में लेके चलते हैं। ठीक है, कि हमें एग्जैक्ट तो किसी चीज़ की वैल्यू पता नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें इतनी बड़ी हैं कि उनको हम एग्जैक्टली भी मेजर नहीं कर सकते, और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो बिल्कुल स्मॉल है, तो उनको भी हम ऑर्डर में ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो जो प्रोटॉन की रेडियस होती है, हमने ये लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 10⁻⁻15 होती है, हम फर्मी में मेजर करते हैं जो रेडियस होती है प्रोटॉन की। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी 10⁻15 मीटर हुई, तो हमने ये 10⁻⁻15 की फॉर्म में क्यों लिया, ये भी तो हम ऑर्डर ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मे भी ऐसा भी हो सकता है 9.678 समथिंग 10⁻, यहाँ पे -14 हो, ठीक है, या फिर 16 हो। तो अब इसको ओवरऑल जब कंबाइन करेंगे तो वो ऑर्डर की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे आएगा, 10⁻⁻15 आया कैसे, जैसे इसकी जगह हम 10⁻1 पुट कर सकते हैं ना अगर 5 से बड़ी टर्म हो, और यहाँ पे हमारी 10⁻16 है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो दोनों बेस सेम है, पावर को ऐड करेंगे तो यहाँ पे -15 मिलेगा।
ठीक है। तो ऐसे करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत क्या पड़ी हमें? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हमारी यही थी कि हम जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट और जो बिगेस्ट हमारे पास जो भी थिंग्स थी जिसकी को हम एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते थे, ठीक है, तो उसको अप्रोक्सीमेशन में जब हमें वैल्यू चाहिए थी उसकी, ठीक है, तो उस टाइम हम यूज़ करते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बेस पे ही हम क्या करेंगे, जो रेंज है हमारी लेंथ की और मास की और साथ में ही टाइम की, वो भी साथ में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लेंथ से रिलेटेड कंसेप्ट। तो अब हमने लेंथ पढ़ा था लास्ट टाइम में। लेंथ क्या होती है? कोई भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है जिसको हम मीटर में मेज़र करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे रेंज की बात करें तो कुछ हर किसी की रेंज तो हमें याद हो नहीं सकती, लेकिन हम कुछ पर्टिकुलर रेंज याद कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो हमारी यही है रेडियस ऑफ प्रोटॉन। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन हमारी 10⁻⁻15 मीटर है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, जैसे हमें पता है कि हमारा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स में एक न्यूट्रॉन आता है और एक प्रोटॉन आता है। तो जो प्रोटॉन की रेडियस है वो 10⁻⁻15 है। तो जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस उससे थोड़ी सी बड़ी होगी ना, तो मीन्स उसकी पावर इससे थोड़ी बड़ी होगी। और इस अगर कोई चीज़ नेगेटिव है, अगर वो बड़ी नेगेटिव में वो वैल्यू बड़ी होती है। अगर नेगेटिव है कोई चीज़, मान लो हम -15 दे रहे हैं और एक जगह लिख रहे हैं -14, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा -14 बड़ा है। -14 तो क्या है? बड़ा है। और -15 हमारा क्या है? छोटा है, क्योंकि ये नेगेटिव में है, ठीक है। अगर पॉजिटिव में होता तो 15 ही बड़ा होता है 14 से, लेकिन नेगेटिव की टर्म में अगर देखें तो हम जितनी बड़ी टर्म नेगेटिव होगी तो वो उतनी ही छोटी मानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁻⁻15 है, तो इसका मतलब ये इससे बड़ी होनी चाहिए न्यूक्लियस की जो रेडियस है, तो वो होगी हमारी 10⁻⁻14। तो ऐसे कंपेयर करके हम इसको याद रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, न्यूक्लियस की रेडियस को चेक किया, वो थी हमारी 10⁻⁻14 मीटर। अब इसके अलावा जो है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे अब हमारे पास ये जो पेपर है, इस पेपर की जो ये थिकनेस है हमारे पास, इसकी जो थिकनेस होती है ये होती है हमारी 10⁻⁻4 मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा पेपर की थिकनेस। अब उसके बाद है हमारी जो हाइट होती है पर्सन की, वो कितनी होती है? हम मैक्सिमम जो कोई भी हम इंसान लेके चलते हैं, जो अगर हम फीमेल की ही बात करें तो एवरेज जो हाइट मानी गई है फीमेल की वो 5.5 है, ठीक है। तो 5.5 में ऑलमोस्ट जो अगर सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारी आती है 165 सेंटीमीटर। जब इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1.65 मीटर आता है, ठीक है। तो अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर क्या है? ये 5 से बड़ा है, छोटा है ना, ठीक है। तो 5 से छोटा है तो इसका ऑर्डर तो 1 ही हुआ, मीन्स 0 हुआ ना, ठीक है। तो 10⁻⁻ यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्योंकि ये 5 से छोटा था तो इसलिए हमने 10⁻0 ऑर्डर डाल दिया इसका। तो अब यहाँ से ये पता लग गया हमें कि जो हाइट होती है पर्सन की, ठीक है, हाइट ऑफ अ पर्सन, तो उसका जो ऑर्डर होता है वो 10⁻0 का होता है, ठीक है। मीन्स ऑलमोस्ट सिर्फ 1 मीटर के इक्वल होती है, ठीक है। ये तो एवरेज थी फीमेल की, और वो एवरेज जो बॉयज़ की मानी गई है वो 5.7 से 9 तक की मानी गई है, ठीक है। तो उसके जो अराउंड होगी, इंडिया की बोल रही हूँ मैं, ये वर्ल्ड की बात नहीं कर रही, ठीक है। तो अगर वर्ल्ड में मे बी कुछ कम छोटे भी होते हैं, हाइट कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है, ठीक है। तो एवरेज में भी कम ज़्यादा हो रखा हो, लेकिन वैसे जो एवरेज है वो ये माना गया 1 मीटर, मीन्स ऑलमोस्ट 100 सेंटीमीटर को एवरेज मानते हैं हम साइंस में, ठीक है। तो अब उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट है ये थी हमारी हाइट ऑफ पर्सन। जो पर्सन की हाइट है वो 10⁻0 मीटर की है, ये इसका ऑर्डर है 0 यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद जो माउंट है हमारा एवरेस्ट है, उसकी माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो है हमारे पास 10⁻4 मीटर, ठीक है। ऑलमोस्ट 10,000 मीटर ऊंचा है वो, ठीक है। तो अब उसके बाद है हमारे पास यहाँ, अगर हम आगे देखें
तो हमारे पास है रेडियस ऑफ मून। जो रेडियस ऑफ मून है हमारी वो है 10⁶ मीटर। जो रेडियस ऑफ अर्थ है हमारी वो है 10�7 मीटर। तो यहाँ से क्या पता लगा कि हमारी रेडियस का साइज है जो वो बड़ा है हमारे मून के साइज से, ठीक है। और जो रेडियस ऑफ सन है वो है हमारी 10⁹। तो इनको हम अगर याद करनी है तो कनेक्ट करके कर सकते हैं। जैसे प्रोटॉन को हमने न्यूक्लियस से कनेक्ट कर दिया 10⁻⁻15 और 10⁻⁻14। फिर हाइट ऑफ जो हमारे पर्सन होता है उसकी हाइट को अगर कंपेयर करें तो हम अपनी हाइट को कंपेयर करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि 10⁻0 मीटर होती है, ठीक है। जैसे मैंने ये 5.5 का एग्जाम्पल लेके आपको समझाया है। फिर उसके बाद पेपर ऑफ थिकनेस 10⁻⁻4 मीटर होती है। जो हमारे एवरेस्ट है उसकी जो हाइट है वो 10,000 के आसपास है, तो उसको 10⁻4 मीटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो रेडियस हमारी मून की है 10⁶ है। रेडियस हमारी अर्थ की है वो 10�7 मीटर है। और जो हमारी रेडियस सन की है वो हमारी 10⁹ मीटर। इन तीनों को हम कनेक्ट करके याद कर सकते हैं 6, 7, 9, ठीक है। ऐसे हम ऑर्डर याद रख सकते हैं इनके। अब उसके बाद जो हमारे पास है जो इसके बाद हमारे पास जो सबसे एस्टिमेट साइज़ है मीन्स सबसे बड़ा जो साइज़ माना गया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो लेंथ है वो हमारे यूनिवर्स की है, क्योंकि यूनिवर्स से बड़ा तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो वो कितना है 10⁻26 मीटर, ठीक है। तो ये थी हमारी एस्टिमेट साइज़ ऑफ यूनिवर्स। तो साइज़ ऑफ यूनिवर्स भी हमें पता लग गया। तो देखा आपने फिजिक्स हमारी कितनी आगे बढ़ चुकी है कि हमें जो यूनिवर्स का साइज़ है वो भी हम यहाँ बैठे बता सकते हैं कि वो 10⁻26 मीटर की फॉर्म ऑर्डर में है, ठीक है। तो अब ये तो था हमारी रेंज, जो हमने रेंज डिस्कस की है लेंथ की, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। वैसे तो हमने जो लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हमारी जो लेंथ होती है उसको कैसे मेज़र कर सकते हैं, कितने टाइप की उसकी हमारे पास यूनिट हो सकती है। स्मॉलेस्ट के लिए हम कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं, बिगेस्ट साइज़ के लिए हम कौन सी यूनिट को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन अब है हमारे पास मेजरमेंट की, वो मेजरमेंट करते कैसे हैं। चलो मान लिया कि हम मीटर में मापते हैं, पर मीटर में मापने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा ना वहाँ पे। तो उसके लिए अब यहाँ पे मेथड हैं हमारे पास मेजरमेंट के, तो वो हम कैसे मेजर करेंगे तो वो देख लेते हैं। जब हमारे पास जैसे स्मॉल डिस्टेंस है, तो जैसे हमने वो देखा था हमारे पास प्रोटॉन का साइज़ और इनका, अगर हम इनकी रेडियस वगैरह मेज़र करनी होती है तो हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट मेथड। दो टाइप के मेथड होते हैं हमारे पास, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। आज हम डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड के दो पार्ट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो लेंथी हो जाती है और फिर अपलोड होने में भी दिक्कत आती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आते हैं वो इसके 3 पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स में कौन कौन से होंगे। एक तो हम मीटर स्केल, जैसे हम कपड़ा मापते हैं इंच टेप की हेल्प से, ठीक है। और जैसे अगर आपने देखे हो जब मिस्त्री लगे होते हैं, घर बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे उनके पास भी एक इंच टेप जैसी एक वो सर्कुलर सी फॉर्म में कुछ होता है, उसके साथ वो मेजर करते हैं, ठीक है। और हम इतनी दूर क्यों जाते हैं, हमारे पास ही स्केल होता है, ठीक है। वो स्केल भी तो क्या है, मीटर स्केल ही है, सेंटीमीटर स्केल है ना वो, ठीक है, क्योंकि वो छोटे साइज़ को भी मेजर कर सकते हैं हम। तो जो मीटर स्केल होते हैं ये सभी इसी में आते हैं। इंची टेप हमारा स्केल हो गया, ठीक है। तो ये जो स्केल हैं इनकी हेल्प से जो हम मेजरमेंट करते हैं, इन स्केल्स को हम मीटर स्केल बोलते हैं। और इनके साथ जो हम मैक्सिमम जो डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं वो कर सकते हैं 10⁻³ से लेके और 10⁻+2 मीटर तक, ठीक है। मीन्स अगर हम देखें इसको पॉइंट में लेके आए 0.01 मीटर से लेके हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं 100 मीटर तक की, किसकी हेल्प से, जो हमारे मीटर होते हैं उनकी हेल्प से, ठीक है। जो हमारे पास सेकंड मेथड है वो भी डायरेक्ट मेथड का ही पार्ट है, ये डायरेक्ट मेथड का ही पार्ट है, ये भी डायरेक्ट का था मीटर स्केल भी। जो सेकंड हमारे पास मेथड है वो है यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है
इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम बिल्कुल स्मॉलेस्ट जो साइज़ की रेडियस या फिर थिकनेस या फिर डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे सिर्फ अप टू 10⁻⁻⁴ मीटर के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स 10⁻⁴ मीटर तो ये मैक्सिमम है इसकी, इससे कम कम वाली ही ये कैलकुलेट कर सकता है, मेजर कर सकता है। इससे कम कितना होगा, जैसे मान लो ये 0.001 ये है, ये अगर हम इसको पॉइंट में लिखें, ठीक है। तो जब हम इसको क्या करेंगे, इससे छोटा देखें तो इससे छोटा हमारे पास होगा 10⁻⁻5 बोल सकते हैं हम। तो वो 0.00001 मीन्स एक जीरो और उसमें ऐड हो गई। तो मीन्स जो बिल्कुल छोटे से छोटी थिकनेस अगर हम मेज़र कर रहे होते हैं तब हम यूज़ करते हैं हमारा वर्नियर कैलिपर। तो अगर हम ये हमने अभी डिस्कस किया था कि जो हमारा ये पेज है, पेपर है, इसकी थिकनेस 10⁻⁴ मीटर है। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसकी मेजरमेंट करने के लिए वर्नियर कैलिपर्स को, ठीक है। और अगर ये पेज की लेंथ को अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको मेज़र करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं मीटर स्केल, ठीक है। और फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे जो थर्ड है हमारे पास, वो है स्क्रू गोज और स्फेरोमीटर फॉर डिस्टेंस अप टू 10⁻⁻5 मीटर। तो ये तो फिर भी हमारी यहाँ तक का कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा वर्नियर स्क्रू गोज है वो यहाँ तक का कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, जो स्क्रू गोज है उसको हम जो थिकनेस ऑफ पेपर है उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हम पेपर ऑफ थिकनेस ऑफ पेपर कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट जो अपरेटस है वो क्या यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे वहाँ पे, हम वहाँ पे वर्नियर क्लिपर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रू गोज है हमारा, और क्या है यहाँ पे स्फेरोमीटर है। ये दोनों ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं जो हमारी डिस्टेंस की लिमिट होती है, जो मेजर कर सकते हैं, इनकी हेल्प से 10⁻⁵ मीटर तक की होती है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कुछ डायरेक्ट मेथड जो हमने यहाँ पे पढ़े। अब उसके बाद जो हमारे पास है इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास कौन कौन से जो मेथड हैं वो हैं, पहले तो हम वो जान लेते हैं। तो हमारे पास इनडायरेक्ट की फॉर्म में हमारे पास है सबसे पहले इको, ठीक है। फर्स्ट है जो हमारा वो है इको भी बोल देते हैं, ईचो भी बोल देते हैं, ये अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन होती है, ठीक है। पर मैं इको बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इको मेथड। तो जो इको मेथड होता है हमारा, इको मेथड फर्स्ट, जो हमारे पास सेकंड है वो है रेडार मेथड, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे थर्ड लेजर मेथड, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है सोनार मेथड, फोर्थ सोनार मेथड, ठीक है। तो अब हम इनकी सभी की जो एब्रीवेशन दे रखे हैं, जैसे रेडार, लेज़र और सोनार, इनकी फुल फॉर्म भी देखेंगे और इनके जो डीपली एक्सप्लेन डिस्कस भी करेंगे कि कौन कौन से मेथड होते हैं। 6-7 मेथड होते हैं, अभी मुझे 4 ही याद आ रहे हैं। तो ये 4 ये हैं हमारे पास। तो आज हम इनमें से 2 ही डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं ईचो या फिर इको मेथड। तो इको मेथड में हम क्या डिस्कस करते हैं, मीन्स इसको अगर हमें डेफिनेशन देनी हो, इसकी डिफ़ाइन करना हो, तो इसको कैसे डिफ़ाइन हम करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें इको का पता होना चाहिए कि इको होती क्या है। तो जो इको होती है वो अगर आपने कभी नोट किया हो, जब हम कहीं खुले से मैदान में बैठे हों और वहाँ पे कोई बड़ी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन हो, पहाड़ी हो या फिर कोई बड़ी कई मंजिली हमारे पास कोई इमारत हो, जब हम बोलते हैं तो हमें वही आवाज़ दोबारा सुनाई देती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इको, ठीक है। तो अब ये इको है, तो इसको अगर हम वर्ड्स में डिफाइन करेंगे तो कैसे बोलेंगे, अगर डेफिनेशन देनी है तो इको हमारा एक फिनोमिना है रिपीटेशन ऑफ साउंड का ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ऑब्स्टेकल। तो अब ऑब्स्टेकल यहाँ पे क्या है, इमारत भी हो सकती है, और जो मैंने बोला था कि पहाड़ी हो, ठीक है, माउंटेन हो, तो वो। तो अब यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक फिनोमिना है जिसके अंदर हमारे पास क्या इन्वॉल्व होता है, रिपीटिशन
ऑफ साउंड ऑन रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन पे हमारी जो साउंड है वो रिपीट होती है, और क्यों रिपीट होती है, कहाँ से रिपीट होकर आती है, फ्रॉम एन ऑब्स्टेकल। जो हमारी जहाँ पे हम बैठे होते हैं उसके कंपैरिजन में जो बड़े साइज़ के हमारे पास कोई ऑब्स्टेकल होती है तो वहाँ से टकरा के हमें वो वापस सुनाई देती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इको, और इसको हम रिफ्लेक्शन मेथड भी बोल सकते हैं। जो इको मेथड है इसको हम रिफ्लेक्शन मेथड भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर जो हमारी जो साउंड है उसको वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है। रिफ्लेक्ट होना यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई सरफेस है और यहाँ पे हमारी लाइट आई या फिर साउंड आई, वो यहाँ से टच करके इस पे स्ट्रक करके और वो वापस दूसरा पाथ लेके मुड़ गई। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन हमारा साउंड का भी हो सकता है और लाइट का भी। तो अब हम साउंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, और जब हमारी वो हमें आवाज़ हमें ही सुनाई दे दे तो हम उसको बोलते हैं इको। ठीक है, तो अब इसके अंदर होता क्या है, जैसे मान लो हमारे यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ हील है। ठीक है, पहाड़ी है कोई ये वाली, और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, उसने कुछ बात बोली। ठीक है, मीन्स उसके मुंह से कुछ आवाज़ निकली और वो गई जाके क्या हुआ, वो उस पहाड़ी के साथ टकराई। जैसे ही वो टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके वापस जो पर्सन था उसके कान में आके उसको सुनाई दी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे ही उसने बोला तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लिया हमने x है, आते टाइम भी उसने x ही ट्रैवल करी। ठीक है, मान लो उसने जो टाइम लिया वो t टाइम लिया। ठीक है, t टाइम में वो यहाँ से आके यहाँ तक गई और यहाँ से यहाँ तक गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की यहाँ पे, तो कितनी की, x प्लस एक्स, x जाने की x आने की। ठीक है, तो उसने 2x जो डिस्टेंस थी वो ट्रैवल की आने और जाने में, और उसकी वेलोसिटी क्या थी। अगर हम देखें तो हमारी जो आवाज़ होती है, जो हमारी साउंड होती है, जब वो एयर या स्पेस में चल रही होती है, ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो ऑलमोस्ट हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होती है। तो मीन्स सी वेलोसिटी है यहाँ पे हमारी, तो सी वेलोसिटी के साथ जाके और वो टी टाइम लेके वापस भी आ चुकी है हमारी साउंड। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि हमारा जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब यहाँ पे हमें तो डिस्टेंस निकालनी है ना, हम लेंथ के लिए यूज़ कर रहे हैं ये मेथड, तो टाइम उधर जाके मल्टीप्लाई और यहाँ पे क्या रह गया, डिस्टेंस रह गया। ठीक है, तो अब ये तो हमारा था कि हमने क्या देखा था यहाँ पे कि जो हमारी वेलोसिटी थी वो इक्वल थी डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम के, और टाइम हमने उस साइड मल्टीप्लाई में भेज दिया तो यहाँ पे आ गया हमारा डिस्टेंस के इक्वल। तो अब अगर हम देखें तो हमारी डिस्टेंस कितनी आई है, 2x आई है जो हमने देखी अभी। ठीक है, तो हमारी क्योंकि x ही उसने ट्रैवल की, x ही से वो वापस आई। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितनी डिस्टेंस हुई, 2x। और जो वेलोसिटी है मैंने क्या बताया कि स्पेस में हमारी जो साउंड की वेलोसिटी होती है एयर में और स्पेस में वो कितनी होती है, c के इक्वल होती है, और c यहाँ पे हमारी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस ही c होती है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे c पुट करते हैं v की जगह और टाइम हमारा t लगा था, तो हमें यहाँ पे x कितनी मिलेगी, c इंटू टी बाय 2। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो इको मेथड से। ठीक है, तो अब ये जो फॉर्मूला है हम यूज़ कहाँ करते हैं, ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं जब हमें क्या करना हो, जब हमारे पास जैसे कोई अब ये हील ही थी, हमें डिस्टेंस मेजर करनी है यहाँ से और हील के बीच की, तो तब हम इस फॉर्मूले को यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है इसकी हेल्प से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सोल्व कर सकते हैं। वो इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब ये हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो अब है हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है, ये था हमारा इको मेथड। जो सेकंड मेथड है वो है हमारा लेज़र मेथड। अब हम डिस्कस करेंगे लेज़र मेथड। तो पहले तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि लेज़र की फुल फॉर्म होती क्या है। तो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे लेज़र की जो फुल फॉर्म है वो है हमारी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड
स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो ये है हमारी लेज़र की फुल फॉर्म। तो अब यहाँ पे लेज़र के नाम से आपने सुना भी होगा कि किसी ने आंखें वगैरह करवाई हों, बनवाई हों, क्योंकि जिसकी आंखें कमज़ोर हो जाती है तो वो लेज़र करवा देता है ना। ठीक है, तो उस टाइम हम लेज़र यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अभी इसको हम सिर्फ अभी हम यही समझ सकते हैं कि जो हमारी ये डिवाइस होती है लेज़र, ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं एम्प्लीफिकेशन के लिए। जो हमारे पास रेडिएशन आ रही होती है, जैसे मान लो हमारे पास कोई रे है ऐसी इस फॉर्म में है, तो उसकी अगर ये जो उसका एम्पलीट्यूड होता है वो कम है, तो उसको इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए हमें एक डिवाइस की ज़रूरत है। तो उस डिवाइस के लिए को हम क्या यूज़ बोल रहे हैं, अगर लाइट के एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहे हैं तो वो लाइट एम्पलीफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, किस मेथड से, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, कि किसी कोई हमारे पास पार्टिकल है उसके अंदर से रेडिएशन निकल रही है, उस रेडिएशन की हेल्प से हम जो लाइट है उसका उसका जो एम्पलीट्यूड है उसको बढ़ा रहे हैं, तो वो हमारा होता है लेज़र। ठीक है, फिलहाल तो यही जान लो, इसके बारे में जो बिल्कुल डीपली डिस्कशन है वो आपको आगे चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, फिर डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो अब जो यहाँ पे हमारी लेज़र है इसको हम कैसे, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, इसके पास 3 प्रॉपर्टी होती हैं। क्या क्या? फर्स्ट तो ये बहुत इंटेंस होती है। इंटेंस मीन्स फुल फोकस करती है, जब इसमें से लाइट आती है तो बिल्कुल हमारी आंखें बंद हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज होती है इसकी लाइट। सेकंड, ये मोनोक्रोमेटिक होती है। अब मोनोक्रोमेटिक का मतलब यहाँ पे क्या है? मोनोक्रोमेटिक का मतलब कि जितनी भी इसमें रेडिएशन होती हैं वो एक ही वेवलेंथ की होती है। ठीक है, ओनली ऑफ वन वेवलेंथ, क्योंकि जो रेडिएशन होती है वो उनकी कुछ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है ना। ठीक है, तो ये फिक्स सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट इसमें से निकलती है। जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी वो है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है यहाँ पे कि जब ये मूव करती है तो सीधे सिर्फ एक ही लाइन में जाती है, तभी तो इंटेंस होती है ना। जैसे मान लो अब ये पेन है, तो ये स्केच है, तो ये सीधा इसके पास ही जा रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे ही फोकस हो रही है ये। ठीक है, तो ऐसे ही जो हमारी ये जो लेज़र होती है ये भी यूनिडायरेक्शनल होती है और ये एक ही पॉइंट पे जाके फोकस करती है, इसलिए ये बहुत इंटेंस होती है, वेरी इंटेंस होती है। और मोनोक्रोमेटिक होती है, इसकी जो वेवलेंथ होती है एक ही वेवलेंथ की लाइट होती है इसके अंदर, और जो इसकी डायरेक्शन होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद हमारे पास क्या है, जो ये हमारा फिनोमिना है लेज़र मेथड का, जैसे हम वो यूज़ कर रहे थे किसके लिए, जब हमें डिस्टेंस मेजर करनी है हील से लेके और जहाँ हम बैठे होते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे थे इको मेथड। लेकिन अब जो ये लेज़र मेथड है ये हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे किसके लिए, जब हमें मून से लेके अर्थ तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो। तो अब वहाँ पे क्या होगा, हम लेज़र बीम का यूज़ करेंगे। मीन्स जो लेज़र में से लाइट निकल रही है वो यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये हमारी अर्थ है, ये हमारा मून है। ठीक है, मान लो हमने अर्थ से मून के ऊपर लाइट भेज दी लेज़र की हेल्प से, तो वो लेज़र की हेल्प से यहाँ पे पहुँच गई, क्योंकि वो यूनिडायरेक्शनल थी तो इधर उधर तो जाएगी नहीं, सीधा वहीं पे जाएगी। ठीक है, और तो फिर क्या हुआ, तो जैसे ही वो वहाँ गई और वही इको वाला ही यहाँ पे प्रोसीजर आएगा, तो वो मून के सरफेस से टकरा के और वो वापस आएगी। अब उसमें हमने साउंड ली थी, साउंड रिफ्लेक्ट होके आ रही थी। अब यहाँ पे कौन रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, हमारे पास लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो लाइट है कुछ एंगल से रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आ जाएगी। तो जैसे ही वो हमारे पास आएगी तो जाते टाइम भी उसने एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करी और आते टाइम भी एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करी। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो तो सेम ही आएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा एयर में जो हमारी इसकी वेलोसिटी होती है लाइट की, वो कितनी होती है, वो c होती है। उसके अंदर हमारी c नहीं होती, वो v ही रखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास v ही रखेंगे हम, क्योंकि जो साउंड है ना, साउंड की तो चेंज होती रहती है वेलोसिटी, तो एयर में अलग वेलोसिटी होगी उसकी, और वो सॉलिड में ज़्यादा फास्ट मूव करता है, तो यहाँ पे तो उसकी वेलोसिटी कुछ कम ही होगी, क्योंकि एयर में उसको क्या होता है, जो साउंड होती है वो उसको एयर की मीडियम की ज़रूरत होती है, तो वो जैसे सॉलिड में से ज़्यादा फास्टली मूव कर सकती है। तो ऐसे ही जो हमारी एयर है वो स्पेस में से ज़्यादा फास्ट मूव कर सकती है, एयर में से और स्पेस में से। तो ये जो यहाँ हमारी लाइट है
ये एयर में इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सी रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वही x डिस्टेंस ट्रैवल करके गई, x ही आई, और साथ में यहाँ पे क्या होगा, और जो उसने कितनी वेलोसिटी के साथ, c के साथ, और बाय में उसके टाइम, सॉरी मल्टीप्लाई में उसके टाइम। अब ये 2x इज इक्वल टू c इंटू टी, ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, c इंटू टी डिवाइड बाई 2। तो ऐसे करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, जैसे हमने यहाँ से लाइट भेज दी, जैसे ही वो गई तो उसने जितना टाइम लिया जाने में और आने में, वो सारा टाइम हमने मेज़र कर लिया। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी वेलोसिटी ऑफ लाइट की। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर। ये किस में होती है, हमारी एयर में, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और जो टाइम है, टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितना टाइम लिया उसने वापस आने में, ठीक है। तो उन दोनों को कैलकुलेट करके हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इससे हमें क्या पता लग जाएगा कि जो हमारी डिस्टेंस है मून से लेके अर्थ के बीच की, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद है हमारे पास रेडार मेथड, जो हमारा थर्ड मेथड है यहाँ पे, रेडार मेथड, ठीक है। तो अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि रेडार मेथड होता क्या है और इसको कैसे हम यूज़ करते हैं। तो पहले रेडार की जो एब्रीवेशन है, ये तो रेडार तो एक, तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म बनती है, RA से मिलके बनता है यहाँ पे रेडियो, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास है D, तो D का डिटेक्शन, और R का फिर यहाँ A का एंड, और R का रेंजिंग, ठीक है। तो ये है हमारा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो अब इसको कहाँ पे हम यूटिलाइज़ करते हैं, इसका क्या यूज है, तो इसके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये है हमारा रेडार मेथड है, इसको हम यूज़ करते हैं जैसे हमें जब कोई ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना होता है, इसका नाम ही बता रहा है डिटेक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम रेडियो वेव यूज़ करते हैं। तो जो रेडियो वेव्स, वहाँ पे तो रेडिएशंस यूज़ कर रहे थे, ठीक है, जो एमिटेड रेडिएशन थी, जैसे एक्स-रे, गामा रे, अल्फ़ा रे, बीटा रे। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स यूज़ करेंगे। जो रेडियो वेव्स होती हैं उनको यूज़ करके हम डिटेक्ट करते हैं, पता लगाते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जो, ठीक है, वो कितनी दूर है, तो रेंज पता करते हैं उसकी, ठीक। इसलिए इसका क्या नाम है, रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर रेडियो वेव्स हम यूज़ कर रहे हैं। ये एक हमारा पावरफुल इक्विपमेंट है जो हम यूज़ कर रहे हैं। कैसे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं, जैसे हमें क्या करना हो, एरोप्लेन को डिटेक्ट करना हो और उसकी डिस्टेंस मेजर करनी हो कि अब यहाँ से वो जो एरोप्लेन है वो कितनी दूर है यहाँ से, तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। और वहाँ पे जैसे हम वहाँ पे तो क्या कर रहे थे, कोई भी रेडिएशन, कोई भी लाइट, लेज़र लाइट यूज़ कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम रेडियो वेव्स यूज़ करेंगे जो जाएगी और ट्रैवल करके वापस आएगी, तो जिससे हमें पता लगेगा कि कितना पाथ ये ट्रैवल करके वापस आई है, तो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला इसका भी ऑलमोस्ट सेम ही है हमारे पास। यहाँ पे भी जो x है हमारी, जो डिस्टेंस तो वही है 2x, x प्लस x, और c इंटू टी, यहाँ पे वेलोसिटी इंटू टाइम हो गया। तो अब यहाँ पे x है जो हमारी, वो किसके इक्वल आएगी, c इंटू टी बाई 2, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 मेथड जो हमने आज डिस्कस किए। नेक्स्ट जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे, इसके 4 हमारे पास मेथड रहते हैं लेंथ को मेजर करने के। फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस। ये तो लार्ज डिस्टेंस के लिए थे, और वो भी स्मॉल, जो डायरेक्ट मेथड थे वो स्मॉल डिस्टेंस के लिए थे। लेकिन अब हम इनडायरेक्ट मेथड करेंगे कुछ स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए भी। तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अवोगाड्रोस मेथड, साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड, ठीक है, और साथ में रदरफोर्ड मेथड। तो फिर उसके बाद हम रेंज ऑफ मास, रेंज ऑफ टाइम ये डिस्कस करेंगे, और साथ में मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास और टाइम का भी डिस्कस करेंगे। तो ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।